अभी हम आपको एक ऐसी वारदात की सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जो अभी बहुचर्चित फिल्म दृश्यम की कहानी से कम नहीं है। वारदात की घटना पूरी फिल्मी है, जहां आरोपी घटना को अंजाम देते हैं, वहीं साक्ष्य छुपाकर पुलिस को भ्रमित भी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाला। कबीरधाम जिले के घोर जंगल इलाके में पुलिस को सूचना मिलती है कि कुंड पानी और थवई पानी के बीच जंगल के अंदर किसी का कंकाल मिला है। चिल्फी थाने को सूचना प्राप्त होते ही वो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हैं और जांच के लिए एक टीम मौके पर भेजा जाता है। मौकाए वारदात पर जाने के बाद पुलिस को वहां जंगल के अंदर कुछ जलने के साक्ष्य मिलते हैं। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस की टीम को 1 महीने पहले दर्ज एक गुमशुदगी के रिपोर्ट के तौर पर तार जुड़ते नजर आते हैं और इसी एंगल से जांच करते हुए पुलिस आगे बढ़ती है। पुलिस अपने सूचना तंत्र के आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करती है, जिसमें बड़ा खुलासा होता है। गिरफ्तार किए गए अमित यादव सरपंच बोक्कर खार के अनुसार घटना को अंजाम देना स्वीकार कर जो कहानी पुलिस को बताई जाती है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। अमित यादव पुलिस को बताते हैं कि 12 नवंबर की शाम को कवर्धा निवासी विवेक चौबे उसके पास आता है और दोनों चूंकि एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए एक जगह पर मिलते हैं। उसी दौरान उन दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद होता है और वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि अमित यादव विवेक के ऊपर डंडे से वार कर देता है, जिससे विवेक को गंभीर चोट आ जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है, जिससे अमित डर जाता है और अपने अन्य साथी नंदलाल मेरावी, जगदीश धुर्वे और सुख सागर यादव को बुला लेता है। जब सभी मिलकर विवेक को देखते हैं तब चोट की वजह से विवेक की मृत्यु हो चुकी होती है, जिससे सब घबरा जाते हैं और सभी मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। सभी साथी मिलकर विवेक के शव को और उसकी बाइक को कुंड पानी और धवई पानी के बीच गहरे जंगल की खाई की ओर ले जाते हैं और रात को ही जंगल से सूखी लकड़ी की व्यवस्था कर शव को जला देते हैं। लाश के जलते तक सभी साथी मिलकर बाइक के कई टुकड़े कर आसपास जमी पर दफना देते हैं और सुबह होने तक जब तक लाश पूरी तरह जल नहीं जाता वहीं बैठे रहते हैं। उसके बाद अस्थियों को इकट्ठा कर पास के नाले में बहा देते हैं। अपने मास्टर प्लान के अनुसार सरपंच अमित यादव विवेक के मोबाइल को लेकर बोडला थाना के सुकुआ पारा तक आ जाता है और वहीं पर से विवेक के मोबाइल में दर्ज एक नंबर पर विवेक बनकर कॉल करता है, जो नंबर एक वकील का होता है। वकील साहब को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि वह विवेक है या कोई और। बात करने के पश्चात अमित यादव मोबाइल को वहीं पर बंद कर देता है और कवर्धा आ जाता है। विवेक के परिवार और पुलिस पर नजर रखता है, जहां उसे पता चलता है कि परिवारजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, क्योंकि विवेक सरपंच अमित के पास बोकर खार आते जाता रहता था। क्योंकि उसके ऊपर शक न हो और अपनी हमदर्दी जताने के उद्देश्य से सरपंच अमित ने अपनी तरफ से विवेक के पता लगाने वाले को 10,000 रुपए नगद देने की घोषणा कर देता है। इस बीच पुलिस बहुत जगह हाथ पांव मारती है, लेकिन विवेक का कुछ पता नहीं चलता। विवेक चूंकि पत्रकारों से जुड़ा हुआ था और परिवारजनों की तरफ से भी पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया और विवेक के लास्ट लोकेशन के अनुसार जंगलों की खोजबीन में पुलिस जुट गई। इसी बीच आरोपियों ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए दूसरा दांव खेला। दूसरे गांव जाकर किसी दुकानदार का मोबाइल मांगकर विवेक के परिजन को फोन किया गया। अनजान फोन से विवेक की बहन को एक फोन आता है, जिसमें कहा जाता है कि विवेक हमारे कब्जे में है, उसके पास रखे सोना को हमें वापस कर दो, तभी विवेक को हम छोड़ देंगे। इस बात से पहले से ही परेशान विवेक के परिजन घबरा जाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में आ जाती है और नए सिरे से खोजबीन में लग जाती है।
इसी बीच 1 महीने का समय भी बीत जाता है। समय के बढ़ने से और लापता विवेक के संबंध में पुलिस कुछ भी नहीं बता पाने से पुलिस के ऊपर सामाजिक दबाव बढ़ने लगता। 1 माह से अधिक समय हो जाने के कारण पुलिस को इस बात की चिंता सताए जा रही थी कि यदि विवेक के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो समय अधिक होने की वजह से साक्ष्य जुटा पाने में पुलिस को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता था। 21 दिसंबर की सुबह चिल्फी थाना को एक सूचना मिलती है कि जंगल के अंदर किसी को जलाया गया है। उन्हीं जंगलों के आसपास पुलिस विवेक को खोजने में लगी हुई थी, इसलिए तत्काल पुलिस टीम रवाना की जाती है और दूसरी ओर संदेहियों को गिरफ्तार किया जाता है और देर शाम तक शहर में चर्चा होने लगती है कि वो मिला हुआ कंकाल विवेक का हो सकता है। 23 दिसंबर को कबीरधाम के एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हैं और बताते हैं कि आरोपियों ने विवेक के कत्ल का कबूलनामा कर दिया है और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली है। चूंकि विवेक जब मिसिंग थे, उनके जितने भी हर संभव प्रयास किए गए थे पता तलाश के नहीं मिल पाए थे, तो पुनः उसके जो संदेही थे उनके ऊपर नजर गई और उनको पुनः बुला करके पूछताछ किया गया। जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा दिनांक 12 नवंबर को ही विवेक जो है उनकी हत्या कर दिया जाना और उसको डेड बॉडी को उसी जगह पर ला जा करके जहाँ से रैग बरामद हुई तो उसको वहाँ पर जलाया जाना बताया गया और वो वही जगह पर जो पुलिस एक दिन पूर्व में जिस पर मर्डर किया था। जब इनसे और बारीकी से पूरे घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ किया गया तो इसमें बताया गया कि विवेक चौके पर 12 तारीख को बोकाखार आए हुए थे। वहाँ के जो सरपंच है अमित यादव, उसके साथ में शाम से लेके रात तक साथ रहे। जब उसमें कुंड पानी के मोहल्ले में आया तो पहले एक चेतु के घर में, फिर बाद में सड़क के किनारे 2 बार त्वरित किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर के सरपंच अमित यादव के द्वारा पहले हाथ मुक्के से मारपीट की गई। बाद में वहाँ जो रुझान था उसमें से एक बड़ा सा लाठी निकाल करके पहले पैर में, बाद में पीठ में, गले में और सिर में चोट पहुँचा करके उसकी हत्या कारित कर दी गई। जब पता चला कि उनकी मौत हो गई है तब उसके द्वारा अपने भाई सुख सागर को, उसमें पड़ोसी जगदीश और नंदलाल को भी वहाँ मौके पर बुला लिया गया और पूरे डेड बॉडी को साथ में। आरोपियों के कबूलनामे के बाद भी पुलिस की चुनौतियां अब भी कम नहीं हुई हैं। अभी पुलिस को यह साबित करना होगा कि प्राप्त अस्थियां विवेक की ही है, जो डीएनए जांच के बाद ही पता चल पाएगा और डीएनए के जांच आने में अभी समय है। लापता युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस सुलझा लेने का दावा तो कर रही है, लेकिन आरोपियों को सजा दिलाने में डीएनए रिपोर्ट की भूमिका अहम है, जिसका इंतजार हम सबको है।